हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है बहुपद। इंग्लिश में इसे पोलिनोमियल्स कहा जाता है और ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव होता है। तो कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, उससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। उन्हीं में से एक बहुपद है। इससे सब्जेक्टिव उतना ज़्यादा तो नहीं बनता, बट ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आज के इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या पढ़ना है आज के लेक्चर में। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा आज का, कि बहुपद की परिभाषा। तो अपन लोग सबसे पहले समझेंगे कि बहुपद क्या है। जैसे ही बहुपद समझ लेते हैं क्या है, फिर बहुपद के घात के बारे में पढ़ेंगे कि बहुपद की घात क्या होती है ना। फिर उसको ज्ञात करना सीखेंगे, किसको बहुपद का घात कहा जाए। उसके बाद अपन लोग जैसे ही पढ़ लेते हैं इतना, तो फिर बहुपद के वर्गीकरण। अब बहुपद को डिस्कस करना है तो उसको बांटना भी तो होगा ना। अब बहुपद का वर्गीकरण कर लेंगे। बहुपद का वर्गीकरण करने के बाद अपन लोग समझेंगे कि शून्यक क्या होता है, बहुपद का शून्यक। और आज का सबसे लास्ट टॉपिक जो रहेगा, जिसको कहते हैं बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। यानी कि कोई कर्व दिया रहेगा, कोई भी बहुपद है जिसको पॉलिनोमियल्स बोला जाता है ऑब्वियसली इंग्लिश में। तो उस बहुपद का जो भी कर्व रहे, उस कर्व का ग्राफ दिया रहेगा, यानी कि सॉरी, मतलब जो भी पॉलिनोमियल्स रहे बहुपद, उसका कर्व दिया रहेगा यानी कि ग्राफ दिया रहेगा। उस ग्राफ को देखकर हमें उसका शून्यक पे कमेंट करना होगा कि कितने शून्यक होंगे, ठीक है ना। तो वो मैं आगे सिखाऊंगा लेक्चर में कि कैसे करना है, नहीं करना है। तो चलिए आगे देखते हैं अपन लोग क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बहुपद क्या है। जैसा कि देख सकते हैं कि बहुपद, बहुपद माने पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ डेफिनेशंस लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो मैं डेफिनेशंस पे जाने से पहले आपको कुछ कुछ बेसिक बातें बता दूं, जिससे आप लोगों को इस चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो, बहुपद आसानी से समझ में आ जाए, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। उन्हीं बेसिक बातों में से सबसे पहली बात जो है, जिसको कि चर बोलते हैं। चर, यदि आपने चर अचर समझ लिया ना, तो समझिए कि ये चैप्टर बहुत स्मूथली समझ में आ जाएगा आपको। यानी कि सबसे पहले आपको समझना होगा कि चर किसे कहते हैं। चर, अब चर पढ़ने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि मैंने कहा कि बहुपद पढ़ने के लिए आपको चर अचर का ज्ञान होना चाहिए, तो चर पढ़ने के लिए कोई और ज्ञान नहीं चाहिए। आपको बेसिक बेसिक बातें जो हैं वो बताई जा रही हैं, जो पूरे चैप्टर के दौरान आपको यूज में आएगा, ठीक है। तो चर समझिए। सबसे पहले चर माने वेरिएबल। अब वेरिएबल का जो है ना, ये शब्द वेरिएबल वेरी वर्ड से बना। अब वेरी माने बदलते रहना, जो चीज़ें बदल जाती हैं ना, उसको वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, ए बी सी डी एक्सेट्रा, ये जो भी आएंगे लाइक एक्स वाई जेड, आपने देखा होगा कि क्लास 7 6 या 8th में भी आप जब x का मान वहाँ पे ज्ञात करते होंगे, तो x का मान कभी पॉजिटिव तो कभी निगेटिव तो कभी रेशनल इरेशनल, मतलब अजीब अजीब सा नंबर बदल बदल के आता रहता था। मतलब कोई एक फिक्स्ड नंबर नहीं था कि इतना ही x की वैल्यू आएगी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, चर हैं। इसी टाइप से अचर समझ लेते हैं कि अचर क्या है। अचर का मतलब होता है कांस्टेंट, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। अचर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो नहीं बदलता है, अचर जो नहीं बदलता है। और नहीं बदलेगा तो उसको बोलेंगे अचर। क्या बोलेंगे, अचर। जैसे जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा 2 4 -5 7 2/3 5 पाई ई, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। वो सब का सब क्या है, अचर। जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे अचर हो जाएंगे। इवन रूट वाला भी जो नंबर है, √2 √5 7 √2 5 + 3 √2, ये सारे के सारे क्या हैं, अचर है। क्या है, अचर।
चर और अचर आपको समझ में आता है। चर मतलब सीधा सीधा याद रखिए कि जिसका मान बदल जाता है, और अचर मतलब वो जिसका मान नहीं बदलता। ठीक है क्या? अब अगला टॉपिक जो रहेगा अपना, उसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो जब हम लोग चर और अचर के बीच में गणितीय संक्रियाएं लगाते हैं, गणितीय संक्रियाएं मतलब जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इन्हीं चारों को मैं गणितीय संक्रियाएं बोलता हूँ। ठीक है, तो जैसे उन्हीं के बीच अगर गणितीय संक्रियाएं, जैसे कि मैंने x लिया, ठीक है, एक सेकेंड मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि x, इसमें मैंने 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, तो ये जो बन के आया ना, ये पूरा, इसको मैं बीजीय व्यंजक बोलूँगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे x का x के साथ गुना कर दिया, और फिर से मैंने इसमें 5 का x के साथ गुना करके फिर 2 जोड़ दिया। ठीक, तो ये क्या बन के आया, इसको सॉल्व करिए, देखिए x का x के साथ गुना तो x स्क्वायर, 5 का x के साथ गुना 5x, और ये प्लस का 2। तो ये जो पूरा बना, ये क्या है, ये एक बीजीय व्यंजक है। क्या है, बीजीय व्यंजक। जैसे मैं कहूँ कि x का घात आप -4 लिख लीजिए, फिर x का घात 2 लिख लीजिए, फिर 1 लिख लीजिए, ये जो बन के आया है क्या है, ये भी बीजीय व्यंजक है। जैसे y का घात 5/7 है, प्लस y का घात -3 भी है, प्लस √y है, ये पूरा जो बना, ये क्या है, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। बात समझ में आता है? जैसे x + 1/x, ये सब का सब मतलब सीधी सीधी बात ये है कि चर और अचर को जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, गुना कर लीजिए, भाग कर लीजिए। जैसे x का y के साथ गुना करा, फिर इसमें z का भाग करा, फिर इसमें x जोड़ दिया, ये क्या है, ये जो बना, ये क्या है, ये भी बीजीय व्यंजक है। ये जो बना, ये भी बीजीय व्यंजक है। मतलब चर और अचर में जो रिलेशन, कोई भी रिलेशन जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुना कर दीजिए, भाग कर दीजिए, वो सारा का सारा बीजीय व्यंजक। क्या आपको इतना समझ में आता है? अगर ये समझ में आता है तो आपको बहुपद समझ सकते हैं। अब आप बहुपद समझने लायक हो चुके हैं। बस एक छोटा सा टॉपिक मैं और पढ़ा देता हूँ, जिसको कि पूर्ण संख्या बोलते हैं। आप लोग बचपन में ऑलरेडी पूर्ण संख्या पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर। ध्यान से समझिए, देखिए, आप नेचुरल नंबर समझते हैं, प्राकृत संख्या की गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। उसी प्रकार गिनती की संख्या में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना ही लिख पाओगे आप लोग, लिखते जाओ लिखते जाओ, उम्र ख़त्म हो जाएगी, बट ये नंबर्स नहीं ख़त्म होने वाले हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, पूर्ण संख्या है। ठीक है, बात समझ में आता है क्या? अगर कोई आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो क्या बताओगे आप, 0। ठीक है, तो इसी प्रकार से यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है क्या? अब पूर्ण संख्या यदि आप समझ गए, तो अब आप बहुपद समझने लायक हो चुके हैं। बहुपद, अब आपको बहुपद पढ़ाया जा सकता है। ठीक है क्या? तो अब आप बहुपद पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। बहुपद इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बहुपद, ध्यान से सुनिए क्या होता है ये बहुपद। अगर आप बहुपद समझ गए ना, तो बहुपद समझ ही जाएंगे। समझ गए मतलब क्या, इतना मेहनत किस लिए किया हम लोगों ने, समझने के लिए ही ना। तो बहुपद बहुत स्मूथली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ध्यान से देखिए, इसका डेफिनेशन मैं क्या देने वाला हूँ कि वैसा बीजीय व्यंजक। तो पहले आपको बीजीय व्यंजक समझ में आना चाहिए था। अब बीजीय व्यंजक तभी आपको समझ में आता जब चर और अचर समझ में आता। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि पहले चर और अचर पढ़ा दिया। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात, जिसके
चर का घात, तो कोई भी बीजीय व्यंजक लेते हैं तो उसमें चर होता था, ठीक है। तो उसका चर का जो घात रहता है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। तो अपन अब पूर्ण संख्या भी जानते हैं, बीजीय व्यंजक भी जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जैसे मैं उदाहरण के लिए बोलूँ ध्यान से, x² प्लस 5x प्लस 2, ठीक है क्या। अब देखिए ये एक बीजीय व्यंजक है, क्या है, और बीजीय व्यंजक में चर क्या है, देखिए x, कौन सा चर है, x। अब x का घात यहाँ पे कितना है, 2, x का घात कितना है, 2, यहाँ पे x का घात कितना है, 1। तो अपन बहुपद है कि नहीं है वो चेक करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस इतना देखेंगे कि इसका जो चर है उस चर का घात क्या है, उस चर का घात, जैसे ये x है तो इसका घात क्या है, 2, क्या 2 पूर्ण संख्या है, हाँ है ना। इसी प्रकार x का घात कितना है, 1, क्या वो भी एक पूर्ण संख्या है। तो इतना हुआ तो मैं कह दूंगा कि ये पास हो गया, क्या हो गया, पास, मतलब ये भी बहुपद है, ठीक है क्या। इसी प्रकार 6x³ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस का 1, ये क्या है, ये भी एक बहुपद है। कैसे पता चला मुझे कि ये बहुपद है, तो आप देख सकते हैं कि x का घात यहाँ पे 3 है, x का घात क्या है यहाँ पे 3। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो x का घात 2 है, x का घात 2, और यहाँ पे देखोगे तो x का घात 1 है। अब आप देखो x का घात 3 है तो 3 भी तो पूर्ण संख्या है, इसी प्रकार 2 भी तो पूर्ण संख्या है, और x का घात कुछ नहीं तो 1, ये भी तो पूर्ण संख्या है। तो x का घात पूर्ण संख्या है, तो परिभाषा तो यही है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात क्या हो जाए, पूर्ण संख्या हो जाए। बताओ बात समझ में आता क्या, तो मैं कहूँगा ये भी बहुपद है। अब जैसे मैं ये पूछूं कि x² प्लस 1/x², बताओ क्या ये बहुपद है, तो आप कहोगे नहीं बहुपद ये नहीं है। क्यों नहीं है भाई, तो ध्यान से देखो, ये x² का x² रहा। आप लोग क्लास 7th में एक प्रॉपर्टी पढ़ के जाते हो, क्या कि 1/x⁻m इक्वल्स टू x⁻⁻m। बात समझ में आता क्या, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए यहाँ पे देखो कि अपॉन यानी कि बट्टा में x का घात 2 है, तो इधर आके इसको क्या लिखना होगा, x का घात -2, x का घात -2 आ गया, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात ये बहुपद नहीं होगा। बताओ ठीक है क्या। जैसे मैं बोलूँ √x प्लस 6x² प्लस 2, आपसे पूछ लूँ कि बताओ क्या ये बहुपद है, तो आप कहोगे बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है भाई, यहाँ x का घात चेक करो ना आप, तो देखो ये x का घात, रूट को हटाऊंगा तो पावर में क्या आ जाएंगे, 1/2, इधर 6x² प्लस का 2, ये हाफ जो है ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात ये एक बहुपद भी नहीं होगा। बात समझ में आता है आपको। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लाइक x प्लस 1/x-5, ठीक है क्या, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसको ऊपर ले जाऊंगा। अब देखो ये x यहाँ कुछ नहीं घात में, तो 1 और ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, ये -5, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं है, क्योंकि -1 यानी कि चर का घात मैं चेक करूंगा, यदि वो पूर्ण संख्या है तो कहूँगा बहुपद है, अन्यथा वो बहुपद नहीं है। तो आप लोगों को बहुपद समझ में आया, पूर्ण संख्या समझ में आया, चर और अचर समझ में आया। फिर से एक बार देखिए, चर क्या बताया मैंने कि जो बदल जाता है, जिसकी वैल्यू बदल जाती है वो चर है, ठीक है क्या। अचर क्या बताया मैंने कि जिसका वैल्यू नहीं बदलता है वो अचर है, ठीक है। बीजीय व्यंजक में मैंने क्या कहा कि चर और अचर को जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, गुना कर लीजिए, भाग कर, मतलब गणितीय संक्रियाएं का यूज कर लिए, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बीजीय व्यंजक। और बहुपद क्या है, एक स्पेशल टाइप का बहुपद, क्या है, एक स्पेशल टाइप का बीजीय व्यंजक ही है, जिसमें बस एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि इसके चर का जो घात होगा वो एक पूर्ण संख्या होगा। बताइए ठीक है क्या। तो अब अपन लोग वापस आते हैं अपने डेफिनेशंस वाले पेज पे, ध्यान से देखिएगा आप लोग कि डेफिनेशन है क्या। चलिए देखिए क्या कह रहा है, अभी ध्यान से पढ़िए इसको, क्या कहा जा रहा है। और देखिए, चर तथा गुणांक वाला वैसा व्यंजक जिसमें गणित की मूल संक्रियाएं यथा योग, घटाव, गुणा आदि समाहित हो तथा उनके चर के घात केवल धनात्मक पूर्णांक संख्या हो। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें बीजीय व्यंजक और बहुपद दोनों को मिक्स कर दिया गया, एक ही साथ उसको डिफाइन कर दिया गया, ठीक है क्या। तो कह रहा है चर तथा गुणांक वाला वैसा व्यंजक जिसमें गणित की मूल संक्रियाएं यथा योग, घटाव, गुणा आदि समाहित हो, उसके चर का घात, देखिए मेन तो यही है, उसके चर का घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्ट करिएगा कि धनात्मक पूर्ण संख्या हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो धनात्मक पूर्ण संख्या हो भी सकता है और धनात्मक पूर्ण संख्या नहीं भी हो सकता है।
तो यहाँ पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि धनात्मक पूर्ण संख्या है या नहीं है। तो आप लोग इसको हटा लीजिए, ठीक है। धनात्मक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। धनात्मक नहीं भी है तो धनात्मक नहीं मतलब क्या है, शून्य ही तो है वो, तो शून्य है तो वो बहुपद हो सकता है, ठीक है क्या। तो अब यहाँ पे बहुपद आप लोग समझ गए, बहुपद तो मैंने समझा दिया, डेफिनेशन आप पढ़ लेना, ठीक है। ये रहा बहुपद का डेफिनेशन। अब इसमें देखिए चर और गुणांक हो, गणित की मूल संख्या, वही सारी बातें हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बहुपद की घात की बात करते हैं हम लोग। बहुपद की घात क्या होता है, बहुपद की घात बताइए। बहुपद का घात, कोई भी बहुपद है तो उसमें उसका जो चर वाला टर्म होगा, ठीक है, उस चर में घात चेक करेंगे, उस चर का घात, और जिस चर का घात उच्चतम होगा यानी कि सबसे अधिक होगा उसको क्या कहूँगा, बहुपद की घात। देखिए एक बार डेफिनेशन पढ़ा जाए। यदि पी एक्स एक बहुपद है तो चर x के बहुपद पी एक्स में x की उच्चतम घात, देखिए यही मेन बात है, उच्चतम घात कहा ना, ये उच्चतम घात, इसी को अपन लोग बहुपद की घात कह देंगे। क्या कह देंगे, बहुपद की घात। तो यहाँ दो बातें ध्यान देना, उच्चतम घात और ये बहुपद की घात। तो उच्चतम घात जो होगा यानी कि मैक्सिमम पावर जो होने वाला है वही बहुपद की घात। आप लोगों को ऐसे तो समझ में आने से रहा, तो इसीलिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप लोग एग्जाम्पल ध्यान से देखो, समझ में आएगा। जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 2। सबसे पहले तो आप चेक करो कि क्या ये बहुपद है। अगर बहुपद ही नहीं है तो बहुपद की घात कहाँ से ज्ञात करोगे आप लोग, ठीक ना। तो सबसे पहले मैंने देखा कि x का घात 2 जो कि एक पूर्ण संख्या, यहाँ x घात 1 जो कि पूर्ण संख्या, मतलब ये पास है, बहुपद हो गया, ठीक है। अब यहाँ आप देखो कि x का घात यहाँ 2 है और यहाँ x का घात 1, तो x का घात कितना, अधिकतम कितना रहा, 2 की 1, 2 रहा ना। तो मैं कहूँगा कि इस बहुपद का जो घात होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। इसी प्रकार से आप देखो कि 6x का घात 6 प्लस 7x का घात 8 प्लस का 3x और माइनस का 1, ठीक है क्या। अब आप यहाँ पे देखो x का घात कितना है, 6, x का घात कितना है, 8, और x का घात यहाँ पे कितना है, 1। तो 6, 8, 1 में मैक्सिमम उच्चतम कौन सा रहा, 8। तो मैं कहूँगा कि इस बहुपद का घात कितना रहा, 8 रहा, ठीक है क्या। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं आप, y का घात 2, y का घात 4, y का घात 8 माइनस का 1। बताइए कि इस बहुपद का घात कितना है। तो आप देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। मैक्सिमम पावर कौन सा रहा, अधिकतम पावर या उच्चतम पावर, 8। तो मैं कहूँगा कि इस बहुपद का घात कितना है, 8। अब आप लोग कमेंट में बताओ कि मैं 3 बहुपद लिखूँगा, ठीक है। आपके लिए ये होमवर्क रहा, इसको आप लोग कमेंट में आंसर करोगे। सबसे पहला कि z का घात 2 xyz प्लस y² प्लस 5x माइनस 2। सेकेंड ABCD AB BC प्लस CD। इसमें आपको घात चेक करके बताना है कि इन दोनों बहुपद का घात कितना है। इसी प्रकार से मैं एक थोड़ा इजी कर देता हूँ, 6x² प्लस 3x³ प्लस 2x माइनस 1, और लास्ट वन 7x² माइनस 6x प्लस 6x रेज टू पावर 10, ठीक है। तो इतना आप लोग के लिए होमवर्क रहा, ये आप लोग करके आइएगा, ठीक है। और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है, स्पेशली फर्स्ट और सेकेंड वाला, ठीक है। आंसर ध्यान से करिएगा, बिना सोचे आंसर मत करिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन लोग। अब बहुपद का मानक रूप समझते हैं कि बहुपद का मानक रूप क्या है। थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लिया जाए पहले। तो बहुपद के पदों को चर के घातों के आरोही क्रम में सजाने, देखिए ध्यान से सुनिए, आरोही क्रम में सजाने पर प्राप्त बहुपद जो होगा ना उसको कहेंगे बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनिए, फिर से सुनिए। आरोही क्रम मतलब क्या, बढ़ते क्रम, यानी कि सबसे पहले सॉरी आरोही क्रम मतलब, यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, ये अवरोही होना चाहिए था, ये अवरोही होना चाहिए था, बट यहाँ पे गलती से आरोही
टाइप हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अवरोही या घटते क्रम, घटते क्रम, ठीक है। तो बहुपद के पदों को चर के घातों के घटते क्रम में सजाने पर प्राप्त जो बहुपद होगा ना, उसको कहूँगा बहुपद का मानक रूप। मतलब सबसे पहला ज्यादा घात वाला, फिर उसके बाद उससे कम घात वाला, उसके बाद उससे कम घात वाला, यानी कि जो उच्चतम घात का होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे कम वाला उसके बाद, फिर उससे कम वाला उसके बाद। समझ में आया क्या? यानी कि घटते क्रम में उसको अरेंज करते जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं एक दो एग्जाम्पल आपको करवा दूँ। जैसे कि यहाँ पे एक बहुपद दिया है 3x² + 7x + 2x³ - 4। अब यहाँ पे आप देखो कि इसका घात कितना है, 2, इसका घात कितना है, 1, और इसका घात कितना है, 3। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि इसको घटते क्रम में, यानी कि सबसे पहले अधिक वाला, तो अधिक कौन सा हुआ, 3। तो सबसे पहले 3 को लिखा, तो देखो 2x का घात 3, फिर 2 वाला लिखा 3x का घात 2, फिर इसको लिखा 7x - 4। ये जो लिखा ना, यही है इसका मानक रूप। क्या है ये? मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ देखो, ये इसका घात कितना, 1, इसका घात कितना है, 3। तो ये देखिए छोटा हो गया और ये क्या हो गया, बड़ा। तो पहले तो बड़ा वाला उच्चतम घात को लिखना था, तो इसको अरेंज करके मैं ऐसे लिखूँगा, ठीक है क्या। ये 2 उदाहरण थे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक तो उदाहरण में अपने तरफ से और ऐड करता हूँ। 3x का घात 6, 5x का घात 3 + 2x का घात 2 प्लस का 1 बराबर में, चलिए बराबर में अभी तो मैं समीकरण पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो ये डिस्कस नहीं करने जा रहा, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि मानक रूप में लिखना है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, मानक रूप क्या होगा, इसका मानक रूप हो जाएगा मानक रूप। अब आप देखो यहाँ पे, तो इसका घात कितना है, 6, इसका घात कितना है, 3, इसका घात कितना है, 2। तो ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में है, ऑलरेडी उसी फॉर्म में है। देखो ना, पहले 6 है, फिर उससे कम 3 है, फिर उससे कम 2 है। तो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा है वैसा ही चिपका दीजिए, सेम टू सेम वही चिपका दीजिए, वही हो जाएगा। तो मैं इसको कॉपी करके, दोबारा कौन लिखेगा, तो कॉपी करके वही चिपका दिया यहाँ पर, ठीक है क्या। तो इसका मानक रूप वही रह जाना है, ठीक है क्या। जैसे एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, 6x की घात 4 - 2x की घात 2 + 7x की घात 10 + 10 - x की घात 3। इसको आप मानक रूप में लिखो। इसका मानक रूप क्या होगा, मानक रूप। तो मानक रूप लिखने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले उच्चतम घात वाला को लिखना है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, यानी कि घटते क्रम में लिखते जाना। तो आप चेक करो, सबसे उच्चतम घात कितना है इसमें, 10 दिखा मुझे, तो मैं लिखूंगा 7x का पावर 10। फिर यहाँ पे देखो उच्चतम उसके बाद कितना है, 4, तो प्लस का 6x का घात 4, फिर कितना है 3, तो माइनस का x का घात 3, फिर कितना है -2x का घात 2 और प्लस का 10। ये जो बना, ये इसका मानक रूप है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता, खुद से रैंडम सा कोई बहुपद लीजिए, उसको मानक रूप में लिखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पहुंच चुके हैं बहुपद का वर्गीकरण, बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब बहुपद को 2 प्रकार से बांटा जा सकता है, बहुपद को 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। एक तो उसके बहुपद के आधार पे और दूसरा उसके घात के आधार पे। तो सबसे पहले अपन लोग पढ़ते हैं कि बहुपद को पद के आधार पे कैसे बांटा जाता है। ये क्लास 9th का टॉपिक है, ठीक है। फिर भी अपन लोग डिस्कस कर ले रहे हैं एक साथ, क्योंकि बहुपद का वर्गीकरण ये 9th का पोर्शन है, ये 9th वाला, ठीक है। 10th में ये नहीं डिस्कस करना है, ठीक है। फिर भी अपन लोग करेंगे ध्यान से, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई बच्चे 9th का भी देख रहे हैं तो उनको भी बेनिफिट हो जाएगा। ध्यान से सुनिए। बहुपद के आधार पर, सॉरी पदों के आधार पर बहुपद के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, ऐसा लिखा है। मैं आपको बताता हूं कि वैसा बहुपद जिसका घात 1 होता है, वैसा बहुपद जिसका घात 1, यदि एक, मैं क्या बक रहा हूं, वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो। मैं यहाँ पे पद के आधार पे बांट रहा हूँ ना, तो पद को देखूंगा कि 1 पद हैं, 2 पद हैं, 3 पद हैं, 4 पद हैं,
समझ पा रहे हो आप बात? ये वही यहाँ पे मैं घातों के आधार पे अगर बांटता तो घात को देखना होता कि एक घात है कि दो घात है कि तीन घात है, तो मैं पदों के आधार पे बांट रहा हूँ ना, तो पद को देखना है। तो एक पदी बहुपद क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। तो एक पद वाले बहुपद को क्या कहूँगा? एक पदी बहुपद कहूँगा, जिसको कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। जैसे आप देखो 3x का घात कितना है? 2। कौन सा बहुपद बना ये बना एक पदी बहुपद, मोनोमियल बना। इसमें देखो आप 2x का घात कितना है? 3। इसमें 7x 6। ये जितने भी सिंगल टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स हैं ना, वो सारे के सारे मोनोमियल्स हैं, यानी कि एक पद वाले जितने भी बहुपद बनेंगे वो सारे के सारे एक पदी बहुपद बनेंगे। ठीक है क्या? इसी प्रकार यदि उसमें 2 पद हो जाए तो उसको द्विपदी बहुपद कह देंगे, और 3 पद हो जाए तो त्रिपदी बहुपद कह देंगे। ठीक है क्या? तो आप लोग ध्यान से देख लो इसको। देखो इसमें 2 पद है ना, तो द्विपदी। देखो यहाँ पे भी 2 पद है तो द्विपदी। यहाँ पे देखो आप तो 3 पद हो गए, यहाँ भी आप देखो तो 3 पद हो गए। तो यदि 3 पद हैं तो त्रिपदी बहुपद, 2 पद हैं तो द्विपदी, यानी कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है क्या? ये 9th का है तो उतना अपने लिए जरूरी भी नहीं है। ठीक है क्या? अब ये देखो आप, शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य बहुपद क्या होता है? तो जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद यदि आप यहाँ देखो तो x का गुणांक क्या है? यहाँ पे 0। यहाँ भी x का गुणांक क्या है? 0। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 0। यहाँ x का गुणांक कितना है? 0। यहाँ क्या है? 0। मतलब सारे के सारे टर्म्स सीधा सीधा बोला जाए तो 0 बन जाए। क्या बन जाए? 0। तो उसको कहते हैं शून्य बहुपद। क्या कहते हैं? शून्य। इसी टाइप से अचर बहुपद की बात कर लेते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। ठीक है? तो क्या लिखा गया है कि जिस बहुपद में एक पद हो, तो पहली बात तो अचर होने के लिए क्या होना चाहिए? एक पद होना चाहिए उसमें, और वह पद वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या। मतलब उसमें कोई वेरिएबल शो नहीं करेगा। क्या मतलब वेरिएबल शो नहीं करेगा? मतलब ये कि उसका जो वेरिएबल होगा यानी कि चर होगा x, उसका घात 0 हो जाएगा। उसका घात 0 हो जाएगा। और 0 होता है तो उसका मान तो अपन जानते हैं एक ही होता है। ठीक है क्या? तो वो उतना ही रह जाएगा। जैसे देखो यहाँ 2 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या फ़र्क पड़ता है? अभी भी तो 2 ही है। जैसे √3 है और y का घात मैं यहाँ 0 लगा दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? वही तो है। ये समझ में आता है क्या? तो ये सारे के सारे अचर बहुपद। ठीक है? शून्य बहुपद, अब एक नोट की बातें हैं, ध्यान से इसको नोट किया जाए। ठीक है क्या? शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित है। अब कोई पूछ दे कि शून्य बहुपद का घात कितना है, आप यहाँ पे x का घात कितना ही लगा लो, बताओ वो मीनिंगलेस बातें हैं कि नहीं है? कोई फर्क पड़ता है उससे? क्या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शून्य बहुपद का अगर कोई घात पूछ ले तो आप उनको सीधा सीधा मना कर दोगे। क्या मना कर दोगे? कहोगे कि इसका जो है ना घात वो अपरिभाषित है, अनडिफाइन है। ठीक है क्या? नोट करने वाली बातें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, तो ध्यान से भूलना नहीं है। ये सब फंसने वाली चीज़ें हैं। कोई पूछ देगा शून्य बहुपद का घात तो आपको लगेगा कि इसमें शून्य बहुपद है तो शून्य घात होगा, और आप लोग फंस जाओगे। ठीक है क्या? चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं घातों के आधार पर बहुपद के वर्गीकरण। ठीक है? ये अपने क्लास 10th के टॉपिक में है। ठीक है? क्लास 10th के सिलेबस में है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है क्या? इसका व्यापक रूप क्या होता है, नहीं होता है, इसके शून्य कैसे निकालेंगे, सारी बातें बताई जाएगी। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है क्या? तो रैखिक बहुपद सबसे पहले पढ़ेंगे। रैखिक बहुपद, रैखिक माने लीनियर बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर। तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। इसमें कितना घात होना चाहिए? एक घात होना चाहिए। यदि एक घात है तो कह देंगे कि रैखिक बहुपद है, 2 घात है तो कह देंगे द्विघातीय बहुपद है, 3 घात है तो त्रिघातीय। तो अपन लोग रैखिक बहुपद किसको कहेंगे? एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद। घात देखना तो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया। इसमें देख के बताओ कि इसका घात कितना होगा। देखो x का पावर कितना है? 1, तो इसका घात कितना हुआ? 1। इसका भी घात देखो कितना है? 1। तो एक घात हुआ ना, एक घात है तो इसीलिए रैखिक बहुपद। ठीक है क्या? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या व्यापक रूप, सामान्य रूप, जनरल फॉर्म, जो भी कहिए आप, वो सारे के सारे जो होते हैं ना, px इक्वल्स टू ax प्लस बी, इस फॉर्म का होगा। px इक्वल्स टू ax प्लस बी, ये आप याद रखोगे कि इस फॉर्म का ये होता है। एक सेकेंड, इसको मैं बॉक्स में बंद कर दूं, ये रहा। ठीक है? ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, मेमोराइज कर लेना है इसको। और यहाँ पे कोई पूछ दे कि a और b क्या है तो आप उन्हें कहोगे कि ये एक वास्तविक संख्या है और a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ा जाए।
इतना समझ में आता है क्या? कोई सा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। चलिए लेक्चर में आगे बढ़ा जाए। अब द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? मैंने अभी अभी आपको बताया कि दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। और तीन घात वाला हो तो त्रिघात बहुपद कह देंगे। तो ये दो घात वाला है तो इसको क्या कहूँगा? द्विघात। तो दो घात वाले, तो इसका इसमें जो बहुपद होंगे उसका घात कितना होगा? दो होगा। देखो आप यहाँ पे इसका घात कितना है? दो। इसका भी घात कितना है? दो। तो दो घात वाला जितना बहुपद होगा उसको द्विघात बहुपद कहेंगे, एक घात वाला जितना होगा उसको रैखिक बहुपद कहेंगे, ठीक है क्या। इसका व्यापक रूप अगर आपसे पूछा जाए तो इसका व्यापक रूप बहुत जरूरी है याद रखना, एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है क्या। क्या? ax² + bx + c, जहाँ पे a b c ये तीनों का तीनों क्या है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। और यहाँ पे a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशंस याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है क्या। उसके बाद अपन त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ते हैं कि त्रिघातीय बहुपद क्या होता है। क्या होता है कि तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात कह देंगे। घात चेक करने आता है अपन को, देखेंगे इसका घात कितना है, देखो 3, इसका भी घात कितना है, देखो 3। तो त्रिघात बहुपद है तो ऑब्वियस बात है कि ये क्या होगा? त्रिघातीय बहुपद। तीन घात वाले बहुपद त्रिघातीय हो जाएगा। इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? तो अगेन इसको याद रखना है, ठीक है। क्या है? ax³ + bx² + cx + d, और a b c d सारे के सारे यहाँ पे जो होंगे रियल नंबर्स होने चाहिए। और a जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a को अपन लीडिंग कोफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं। ए को क्या कहते हैं? लीडिंग कोएफिशिएंट। आप लिख सकते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। चलिए, तो त्रिघातीय बहुपद भी खत्म होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब अपन लोग बहुपद का मान निकालना सीखेंगे कि बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। कोई बहुपद दे रखा है तो उसका मान। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि बहुपद को दिखाते कैसे हैं। देखो, जो बहुपद में चरों का विशेष मान रखा था, पहले बहुपद को लिखते कैसे हैं। जैसे कोई एक बहुपद है x में, तो उसको मैं ऐसे लिख दूंगा p(x), या फिर f(x), या फिर g(x). मतलब ये x के प्लेस पे क्या आता है? ये जो x रखा है, यानी कि जिस चर में वो बहुपद रहेगा ना उसको यहाँ पे लिखूंगा। जैसे यहाँ पे आपका मन करे h(x) लिख लो, ठीक है क्या। कुछ भी लिखो सब सही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आप एक बहुपद दे रखा है। क्या है बहुपद? px = x² - 3x - 4। अब मैं इसका मान पूछ लूँ, यानी कि x का कोई विशेष मान दिया रहेगा, जैसे कि 1, x = 1। तो इसको मैं लिखूंगा p(x) के प्लेस पे क्या रखूँगा? 1। अब जहाँ जहाँ x होगा, देखो यहाँ x था तो 1 रख दिया मैंने, क्योंकि x = कितना लिया? 1 लिया। तो 1 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर -3 इंटू x का वैल्यू कितना रखूँगा? 1 माइनस का 4। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -3 -4, और किसके बराबर हो जाएगा? -6 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? इस बहुपद का मान निकल गया, यानी कि p(1). मैं आपसे पूछ दूं p(2) कितना होगा? तो आपको सिंपली करना क्या है कि x के प्लेस पे क्या पुट कर देना है? 2 पुट कर देना है। देखिए ये x है तो x का स्क्वायर मतलब 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ -3 है तो आप 3 लिख दो, इंटू x के प्लेस पे 2 है तो 2 रख दो, फिर माइनस का 4 है तो 4 रख दो। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना? 4 - 3 दूना 6 माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा? 4 से 4 मर गया तो -6। समझ में आता है कि नहीं आता है? बहुत आसान है, कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुपद का शून्यक क्या होता है, ठीक है क्या। तो देखो आप बहुपद का मान निकालना सीख गए हो। अब बहुपद का मान जब आप निकालोगे तो कोई ना कोई एक ऐसा चर मिल जाएगा x। मैंने कहा ना कि चर का एक विशेष मान होना चाहिए जिस पे मैं बहुपद का मान निकाल सकता हूँ। उन्हीं विशेष मानों में एक ऐसा मान होगा जो पूरे बहुपद को किसके बराबर कर देगा? शून्य के बराबर कर देगा। तो वो शून्य के बराबर करने वाला जो चर का मान होगा, मैं उसी मान को क्या कह दूंगा? बहुपद का शून्यक कह दूंगा। तो देखो आप एक बार डेफिनेशंस पढ़ो कि बहुपद के चर का वह विशेष मान जो बहुपद का मान शून्य के बराबर कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है, ठीक है क्या। बहुपद का शून्यक का डेफिनेशन आपको समझ में आता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं। देखो ये जो एग्जांपल है, यहाँ पे px = x² - 4x + 3 दिया गया, यानी कि x² - 4x + 3 दिया गया। मैंने क्या किया कि x = 1 रखा, x =
1। इस पे चेक करा तो देखो पी ऑफ 1 एक्स के प्लेस पे क्या रखा 1। अब देखो एक्स का स्क्वायर तो यहाँ पे 1 रख दूंगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, और एक्स के प्लेस पे कितना है 1 तो 1 रख दिया, और प्लस का प्लस 3 है तो 3, 1 का स्क्वायर 1, माइनस है तो माइनस, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, और प्लस का ये 3 हो जाएगा। ठीक है क्या, पी ऑफ 1। अब यहाँ पे आप देखो 3 1 4, 4 में से 4 गया तो 0, तो पी ऑफ 1 कितना हुआ 0 हो गया। ठीक है क्या, तो आप देखो कि x बराबर 1 पर ये बहुपद 0 हो गया, x बराबर 1 पे क्या हुआ, ये बहुपद 0 हो गया। तो x का जो 1 होगा मान वो क्या हो जाएगा, इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा, बहुपद का शून्यक। इसी प्रकार अगर मान लो कि आप दूसरा वैल्यू पे शून्य कर पाते हो, जैसे कि इसका 2 मान होगा ना, जैसे मैंने 1 पे करा, तो आप यहाँ चाहो तो 3 रख सकते हो। कितना रख सकते हो, आप चाहो तो x बराबर 3 पर चेक कर सकते हो, x बराबर 3 पर। तो p ऑफ 3 रख दूं क्या, p ऑफ 3। तो आप देखो यहाँ पे 3 रखो, इसका स्क्वायर करो -4, यहाँ भी 3 रखो, और ये प्लस का कितना है 3। अब 3 का आप स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, और 4 तिया कितना हो गया 12, और प्लस का 3 आप देखोगे तो 9 3 12, अब माइनस 12, 12 से 12 मर गया, तो कितना बचा, ये 0 बच गया। तो आप देखो कि ये चर जो है ना, सॉरी चर का जो मान है 3, वो इस पूरे बहुपद को शून्य कर दे रहा है। वही तो कह रहा है कि बहुपद के चर का वह विशेष मान जो बहुपद को किसके बराबर कर दे, शून्य के बराबर कर दे। तो ये दोनों मान, यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि x बराबर 1 भी इस बहुपद का शून्यक है, और x बराबर 3 भी इस बहुपद का शून्यक है। तो ऐसे कैसे हो गया कि एक ही बहुपद का दो शून्यक आ गया। तो इसका एक विशेष नोट मैं आपको बता दूं कि यदि वो रेखीय बहुपद है तो उसका एक शून्यक होगा, यदि वो रेखीय बहुपद है तो कितना शून्यक होगा, 1, और द्विघातीय है तो 2, और त्रिघातीय है तो 3 हो जाएगा। ठीक है क्या, यानी कि बहुपद का जितना घात होगा, जिसको कि डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना, उतना ही उसका शून्यक होगा। यदि कोई एक घात वाले बहुपद हैं तो एक शून्यक, 2 घात वाले हैं तो 2, और 3 घात वाले हैं तो 3 शून्यक हो जाएगा। मतलब बहुत ही सिंपल बातें हैं कि चर का एक विशेष मान लेना है, वो विशेष मान अगर बहुपद को सेटिस्फाई करके यानी कि 0 कर दे रहा है, तो वो चर का जो मान आएगा वही हमारा शून्यक हो जाएगा। ठीक है क्या, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और ये टॉपिक क्या है, बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है क्या, अब इसका कुछ लैंग्वेज लिखा गया है वो देख लीजिए, वो ज़्यादा जरूरी है नहीं अपने के लिए। ठीक है, कह रहा है यदि कोई बहुपद पी एक्स हो तो y इक्वल्स टू पी एक्स का आलेख खींचे। इसको खींचने पर x अक्ष पर आलेख द्वारा प्रतिच्छेद बिंदु या उसको स्पर्श करने वाली जो बिंदु होगी वही पी एक्स के शून्यक होंगे। आपको ऐसे समझ में आया नहीं होगा, मैं जानता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, फिर मैं उस ग्राफ के हेल्प से आपको बताता हूँ। जैसे ध्यान से देखिए, एक कोई बहुपद लिया मैंने, ठीक है, और बहुपद मान लीजिए कि पी एक्स से कोई बहुपद है, ये x हो गया। यहाँ आप इसको पी एक्स लिखो या y लिखो, दोनों बातें सेम है, और कर्व कुछ इस टाइप से है। ठीक है क्या, तो आप देखोगे कि ये एक बार तो यहाँ पे टच करा, ध्यान से देखो, एक बार यहाँ पे टच करा, एक बार यहाँ पे कट करा, और यहाँ भी कट करा। तो अब ध्यान से देखो, पहले आप चेक करो कि किस वेरिएबल में है ये पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, किसमें, x में। तो मैं देखूंगा कि x अक्ष को कितना बार टच कर रहा है या कट कर रहा है। ऐसा ना हो कि y यहाँ पे दे दिया जाए फिर भी मैं x एक्सिस को चेक कर रहा हूँ, गलत बात, वहाँ पे गलती हो जाएगा। तो आप देखो तो एक शून्य यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, और एक यहाँ से मिलेगा। बात समझ में आता है क्या, तो इसमें कितने शून्यक हो जाएंगे, 3। कितने शून्यक हो जाएंगे, 3 शून्यक हो जाएंगे। ठीक है क्या, इसी टाइप से मैं दूसरा कर्व बनाता हूँ। अब ध्यान से देखो, एक कर्व ऐसे बना लो आप कि, चलिए ये अपना एक नया कर्व है, ध्यान से देखो आप, एक सेकेंड बन जा भाई, ये ठीक है, ये यहाँ पे टच करा, ठीक है, यहाँ भी टच करा, और यहाँ कट करके भाग गया। तो आप ध्यान से देखो, तो एक शून्यक यहाँ से मिला, एक शून्यक यहाँ से मिला, और एक शून्यक यहाँ से मिला। तो कितने शून्यक हो गए इसमें,
3 बाय डिफ़ॉल्ट 3, ऐसा ना लगे आपको कि 3 ही, लेकिन आप लोग गलती कर गए ना यहाँ। कैसे गलती कर गए? देखो आप, मैंने तो यहाँ डिफाइन ही नहीं करा कि ये एक्स एक्सिस है कि ये वाई एक्सिस, कौन सा पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले अपन को देखना होगा कि बहुपद क्या है। चलो अब कर लिया तो कर लिया, मैं यहाँ पे पी एक्स इसको डिफाइन कर देता हूँ, इसको एक्स एक्सिस है, इसको वाई, इसीलिए ये सही है, अन्यथा ये गलत हो जाता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? कैसे गलत हो जाता? जैसे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूँ, एक नया कर्व बनाता हूँ, इसमें आपको फंसाया जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से। अब क्या करो आप, एक ऐसा कर्व बना लो, ठीक है। और ये पॉलिनोमियल मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूँ, पी ऑफ वाई, ठीक है क्या, पी ऑफ वाई, और ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है। अब आप बताओ कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। आप फटाफट ऐसे काउंट करोगे, 1 2 3 4, और यहाँ पे 4 आंसर दे दोगे, और ये क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा, गलत। कहोगे कैसे गलत हो गया सर? तो यहाँ पे आप देखो कि पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, चर किस वेरिएबल में है, वाई में। तो अपन को चेक करना होगा कि वाई एक्सिस को कितना बार टच या कट करा, कितना बार करा, एक बार। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, 1। बात समझ में आता है क्या? कितना सही गया आंसर, 1, ठीक है क्या। ये 4 वाले गलत हैं, 4 वाले गलत। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ जल्दी जल्दी में कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, ठीक है। एक ही एग्जांपल है, वो देख लिया जाए। चलिए ये तो उदाहरण एक एनसीईआरटी बुक का ये उदाहरण है। कह रहा नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफ को देखिए, प्रत्येक आकृति y बराबर एफ एक्स। देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल पहले ही डिसाइड कर दिया गया कि यही है, क्या है, y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। कह रहा है पी एक्स एक बहुपद है का ग्राफों में से प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या ज्ञात करना है अपन को, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो आप कैसे करोगे, इसमें काउंट करना स्टार्ट करो आप। इसमें मैं इसका कलर चेंज कर दूं, चलो ये कलर सही है। अब आप देखो कि x में है, कौन से चर में, x चर में। तो x एक्सिस ढूंढो, ये रहा। यहाँ पे देखो एक पॉइंट पे कट करा, एक पॉइंट पे, तो इसमें कितने शून्य हो जाएंगे, एक, ठीक है क्या। यहाँ पे चेक करो आप, देखो 1 2, कितने एक्सिस पे, कितने पॉइंट पे, एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, तो इसमें कितने शून्य हो जाएंगे, 2। इसी टाइप से आप यहाँ चेक करो, देखो 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे, 3। इसी टाइप से आप यहाँ चेक करो, देखो एक बार यहाँ कट करा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ, टोटल कितने हुए, 4। तो इसमें कितने शून्य हो गए, 4। इसी टाइप से आप यहाँ देखो, एक बार बस टच करके गया तो कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ पे आप देखो तो एक बार इधर कट करके गया तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1। तो करना कुछ नहीं है, जो चर में दिया रहे बहुपद उस चर को देखना है, उस चर में जो यहाँ पे ग्राफ दिया रहेगा उसमें देखना होगा कि चर वाला एक्सिस को कितना बार टच कर रहा है या कट कर रहा है, वही उसमें शून्य। जैसे यहाँ पे देखा मैंने कि x में था तो x अक्ष को एक बार कट करा इसलिए 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार करा इसलिए 2, यहाँ 3 बार तो 3, यहाँ 4 बार तो 4, यहाँ 1 तो 1, यहाँ भी 1 बार किया तो 1। अब चलिए जल्दी जल्दी में एक्सरसाइज का भी एक ही प्रश्न तो है ही, आप लोग इसको निपटा लीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान है। तो ये मैं आपको होमवर्क दे दूँगा, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो ये रहा आज का होमवर्क, ठीक है क्या, बहुत ज़्यादा ही आसान होमवर्क भी हो गया अपना, ठीक है। इसको देखना है और इस पर कमेंट करना है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान, आप लोग कर लेना, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही, ठीक है। अगर कोई आपको दिक्कत रह रहा है इसमें तो कमेंट में बताइए, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा कि क्या करना है। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।